गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चे मुझे तो लगा था आज बहुत बच्चे क्लास लगाएंगे कि वो मैं मिसिंग वाला टॉपिक करवा रहा हूँ, मतलब जो हमने पहले नहीं किया हुआ था। उसमें भी इतने कम लोग ही इंटरेस्टेड हैं क्या? या अब क्लासेस का कोटा पूरा हो गया है इस साल का? रिकॉर्डिंग वाली बहुत कन्वीनियंस हो गई है ना। ओके, अच्छा, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अ, आपको याद होगा सेमीकंडक्टर्स में हमने बात की थी, मतलब जब डोपिंग कर लिया था उसके बाद हमने पीएन जंक्शन डायोड की बात की थी, राइट? और एक बहुत क्विक रिकैप कि हमने उस डायोड के लिए वी टॉक्ड अबाउट करंट वर्सेस वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? हमने ग्राफ बनाया था आई वर्सेस वी, ठीक है? अ, जिसमें अगर वी पॉजिटिव है तो उसका मतलब होता है फॉरवर्ड बायस, वी नेगेटिव होता है तो उसका मतलब होता है रिवर्स बायस, ठीक है? अ, इस ग्राफ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले जो प्लस वाई में करंट होता है वो मिली एम्पेयर्स में होता है,
जो -y में करंट होता है वो माइक्रो में होता है। ठीक है, सबसे पहले फॉरवर्ड बायस की अगर बात करें तो इसमें जो ग्राफ बनता है वो शुरू में धीरे धीरे करंट बढ़ता है और बाद में एकदम से बढ़ना शुरू कर देता है। ठीक है, अ, तो जिस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग करंट एकदम से बढ़ना शुरू करता है उस वो कौन सा पॉइंट होता है? बैरियर पोटेंशियल। करेक्ट, जो कि हमें माइंड में रखना है कि सिलिकॉन के लिए कितना होता है? 0.7 होता है, जर्मेनियम के लिए 0.3 होता है। राइट, फॉरवर्ड बायस में बच्चों कोई भी डाउट? और फॉरवर्ड बायस का मीनिंग क्या होता है? पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। राइट, उसमें कोई डाउट बच्चों फॉरवर्ड बायस में? अच्छा चलो मुझे बताओ कि फॉरवर्ड बायस में ये जो थोड़ा सा करंट आ रहा है मतलब बैरियर पोटेंशियल से पहले, वो क्यों आ रहा है? मतलब एग्जैक्ट जीरो क्यों नहीं आ रहा? माइनॉरिटी कैरियर्स, राइट। ठीक है, अ, अब बच्चों हम बात करते हैं रिवर्स बायस की। रिवर्स बायस के अंदर अ, इसका मतलब क्या हो गया कि पी साइड को लोअर पोटेंशियल दे दिया, एन साइड को हायर पोटेंशियल दे दिया। तो ऐसे में फिर से माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण एक बहुत थोड़ा सा करंट हमें मिलता है। ठीक है, आप देख सकते हो कि ग्राफ माइक्रो एम्पेयर्स में है और नियरली एक्स एक्सिस को टच ही कर रहा है। ठीक है, तो बहुत ही नेग्लिजिबल सा करंट मिलता है। इसी को जब आपने देखा होगा डायोड वाले सर्किट में हम आइडियल केस में बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई फॉरवर्ड बायस में उसको स्ट्रेट वायर मान लो और रिवर्स बायस में उसको ब्रोकन वायर मान लो, क्योंकि करंट नेग्लिजिबल ही है, इट इज एज गुड एज जीरो करंट। ठीक है, तो आज बच्चों हमने जो मेन बात करनी है वो करनी है उसके बाद। व्हाट हैपेंस इज कि जब हम एक सफिशिएंटली लार्ज रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं तो करंट की वैल्यू सडनली बढ़ जाती है। आप देख सकते हो कि ग्राफ जो है वो नियरली वर्टिकल हो रहा है। ठीक है, इस स्टेट को हम कहते हैं ब्रेकडाउन। ठीक है, अ, इसकी रेंज होती है 25 से 35 वोल्ट्स के बीच में। ठीक है, तो बताओ पहले हमने कब ऐसी कोई बात की हुई है कि सडन ब्रेकडाउन हो गया, मतलब करंट एकदम से बढ़ गया एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे? यस, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। राइट, तो ये जो कंडीशन है उसको जैसे हम डाइलेक्ट्रिक्स में पढ़ते थे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, बिल्कुल ऐसे ही यहां पर भी इसको ब्रेकडाउन कहते हैं कि जब सडनली जो हमारा करंट है उसकी वैल्यू एकदम से बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, तो मतलब हमने इस ब्रेकडाउन को हमने स्टडी करना है। ठीक है, तो बच्चों ये जो ब्रेकडाउन होता है इन द केस ऑफ डायोड्स, ये ब्रेकडाउन बेसिकली दो टाइप्स का होता है। ठीक है, हम
दोनों टाइप्स को एक एक करके स्टडी करेंगे, ठीक है। अ, जो पहला केस होता है ब्रेकडाउन का, वो होता है जब आपने आपके डायोड को लाइटली डोप किया हुआ है, ठीक है। वहां पे जो लाइटली डोप्ड है और जो विड्थ है बैरियर की वो ज्यादा है, तो उस कारण से जो ई है वो वीक है, ठीक है। हम देखेंगे कि जो दूसरा केस है वहां पे वी विल से कि हेविली डोप्ड है, थिन है, तो उस केस में ई स्ट्रांग हो गया, ठीक है। तो मतलब बेसिकली दोनों में जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो इस कारण से ही है कि एक में स्ट्रांग ई है और एक में वीक ई है। तो स्ट्रांग ई कैसे क्रिएट की जा रही है? हेवी डोपिंग से, ठीक है। लाइट ई कैसे क्रिएट की जा रही है? विद मॉडरेट और लेस डोपिंग, ठीक है बच्चों। तो अब होता क्या है, फर्स्ट विल टॉक अबाउट द केस ऑफ जहां पे आपने कम ई दी हुई है, ठीक है। ये वाला जो केस होता है बच्चों, देखो इसमें क्या है, जैसे मान लो अगर मैं एक डायोड की बात करूं जिसमें एक तरफ पी है एक तरफ एन है, और हमने एक ई अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये बताओ बच्चों, याद करके, ई की डायरेक्शन मैंने ठीक दिखाई है ना? क्योंकि रिवर्स वोल्टेज हमने अप्लाई की है, तो एन साइड पे हायर पोटेंशियल दिया है, पी साइड पे लोअर पोटेंशियल दिया है, तो जो फील्ड होएगी वो एन से पी की तरफ होएगी, ठीक है। तो अब ये वाली जो फील्ड है बच्चों, इससे क्या होगा कि जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं आपके, आप ये देख पा रहे हो कि ये जो फील्ड है ये माइनॉरिटी कैरियर्स को सपोर्ट कर रही है। पी साइड पे माइनॉरिटी कैरियर्स कौन से होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। एन साइड पे माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे? होल्स। तो ये जो फील्ड है ये इलेक्ट्रॉन्स को टुवर्ड्स राइट पुश करेगी, होल्स को टुवर्ड्स लेफ्ट पुश करेगी, है ना? ये समझ आता है बच्चों? तो होता क्या है बच्चों कि ये जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, ठीक है, जब इन पे फील्ड अप्लाई होती है, ये जो आपका बीच वाला डिप्लीशन रीजन है उसकी तरफ एक्सेलरेट होते हैं और ये वहां के एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं, ठीक है। जब ये वहां के एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं तो वो उनके बॉन्ड्स तोड़ देते हैं, ठीक है। अ, जब उनके बॉन्ड्स टूटेंगे तो और कैरियर्स बन जाएंगे, राइट? और फ्री चार्जेस आ गए आप, वो फ्री चार्जेस भी एक्सेलरेट होंगे, तो व्हाट विल दे डू? वो फर्दर और एटम्स के साथ टकराएंगे और उनके बॉन्ड्स भी तोड़ेंगे, isn't it? तो ये लिखो बच्चों कि माइनॉरिटी कैरियर्स एक्सेलरेट हुए, वो एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे और कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे।
तो अब बच्चों देखो आगे क्या होगा, जैसे मैंने आपको बोला बॉन्ड्स टूटने से और कैरियर्स बन रहे, ये कैरियर्स भी एक्सेलरेट करेंगे, ये और फर्दर बॉन्ड्स को तोड़ेंगे। ठीक है ना? तो कि मान लो पहले दो कैरियर्स थे, है ना, उन्होंने बॉन्ड्स तोड़े, उन्होंने दो बॉन्ड्स तोड़ दिए, अब कितने कैरियर्स हो गए? चार हो गए। अब ये चार बॉन्ड्स तोड़ेंगे, आठ हो गए। अब वो आठ तोड़ेंगे तो 16 हो गए। तो क्या होता जा रहा है? नंबर ऑफ कैरियर्स बढ़ते जा रहे हैं, राइट? ऐसा फिनोमेना बच्चों पहले कहाँ पे हुआ था इस टाइप का ही, कि एक ने शुरू किया, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है कुछ? याद करो। फिशन में, याद करो, है ना? फिशन में ऐसा था ना कि पहले तीन न्यूट्रॉन थे, उन्होंने फर्दर और न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस कर दिए, उन्होंने और रिएक्शन को बढ़ा दिया, और ऐसे रिएक्शन बढ़ता जा रहा था। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है ना, कि थोड़े से कैरियर से उन्होंने बॉन्ड्स तोड़े, उससे और कैरियर्स बढ़ते जा रहे हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये लिखो कि द कैरियर्स प्रोड्यूस्ड further collide with covalent bonds and the process continues. ठीक है बच्चों? बच्चों ये जो फिनोमिना हो रहा है, इसको हम कहते हैं एज एवलांच ब्रेकडाउन। ठीक है? अ, मुझे बताओ बच्चों, एवलांच होता क्या है? सुना है बच्चों कभी? अ, हाँ सही कह रहे हो। किस टाइप का नेचुरल डिजास्टर होता है, कहाँ पे होता है? माउंटेन्स में, स्नो में, राइट? तो व्हाट हैपेंस इज, एक एवलांच में, कि जैसे कोई, मान लो कोई हिल टॉप है, राइट? तो उस हिल टॉप पे बिल्कुल ऊपर थोड़ी सी बर्फ ने मूव करना शुरू किया, राइट? वो जैसे नीचे आती है, वो अपने साथ और बर्फ को इकट्ठा कर लेती है। तो जैसे जैसे नीचे आ रही है, वो और बर्फ को इकट्ठा करते जा रही है, और करते करते जब तक बिल्कुल नीचे आती है, तो देर इज अ ह्यूज स्नो, स्टॉर्म ऑफ स्नो। ठीक है? तो मतलब वो स्टार्ट बहुत थोड़ी से हुई होती है, और धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा स्नो हो जाती है। ठीक है? तो ये आपने जनरली जो ये कोई माउंटेन्स वाली मूवीज होती हैं, एवरेस्ट या कोई, इन सब में जनरली दिखाते ही दिखाते हैं एवलांच। ठीक है ना? तो आप समझ पा रहे हो कि इसको एवलांच ब्रेकडाउन क्यों कहते हैं हम? क्योंकि यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है कि एक कैरियर से शुरू हुआ, और धीरे धीरे नंबर ऑफ कैरियर्स आपके बढ़ते ही जा रहे हैं।
अंडरस्टूड एवरीवन? यहाँ बच्चों मेन मतलब बेसिकली व्हाट इज द मेन कॉज जिससे कि फ्री कैरियर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट इज कोलिजन्स, राइट? तो इस मेथड का ये डिसएडवांटेज है कि इसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है बहुत ज्यादा, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन्स इवेंचुअली बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इस मेथड में इतनी हीट प्रोड्यूस हो जाती है कि मतलब इट डैमेजेस द डायोड। ओके, मतलब the only reason why we study avalanche breakdown is in order to understand कि ये नहीं होना चाहिए, हम नहीं चाहते कि avalanche breakdown हो, बिकॉज वो तो आपके डायोड को खराब ही कर देगा। ये समझ आ गया बच्चों? ओके, अब बच्चों जो दूसरे टाइप का हमारा ब्रेकडाउन होता है वो होता है इन द केस ऑफ अ हेविली डोप जंक्शन। ठीक है, जहां पे डोपिंग ज्यादा है, जो विड्थ है वो कम है, तो उस कारण से जो ई है वो बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो यहां पे जब हम बहुत स्ट्रांग ई ले लेते हैं तो उस कारण से बेसिकली वो बॉन्ड्स टूट जाते हैं। ठीक है, एज सिंपल एज दैट कि तोड़ने यहां पर भी कोवेलेंट बॉन्ड्स ही हैं, बट क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत स्ट्रांग ई ले लिया तो वो बॉन्ड्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही टूट जाते हैं। तो इस टाइप के ब्रेकडाउन को बच्चों हम कहते हैं जीनर ब्रेकडाउन। तो समझ रहे हो बच्चों? मतलब एक केस में रीजन है कोलिजन्स, एक केस में रीजन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक केस में कोलिजन्स के कारण हीट प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे मतलब कोई ऐसे एक्स्ट्रा हीट नहीं प्रोड्यूस होती। तो दिस इज आर प्रेफर्ड वे। ठीक है, अगर हम कहीं चाहेंगे कि डायोड का ब्रेकडाउन हो तो हम उसका जीनर ब्रेकडाउन करवाना चाहेंगे, ना कि एवलांच। ठीक है, तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, हम ये पढ़ ही इसलिए रहे हैं ताकि हमें समझ आए कि हाँ भाई दो तरीके से ब्रेकडाउन करवाया जा सकता है, जिसमें से ये जो जीनर वाला है दैट इज फेवरेबल। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया बिल्कुल, जीनर और एवलांच?
ओके, तो बच्चों अब कमिंग बैक टू दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, इस ग्राफ को मुझे देखकर बताओ बच्चों कि अच्छा आपको बच्चों ये याद है कि अ, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ग्राफ के अलग अलग पोर्शंस में हम कौन कौन से डिवाइसेस को यूज करते हैं, जैसे फॉरवर्ड बायस में हम कौन से डिवाइसेस यूज करते हैं? नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट डिवाइसेस जिनको हम हमेशा ही फॉरवर्ड बायस में ही रखते हैं, जो हमने 3-4 डिवाइसेस नहीं पढ़े थे टुवर्ड्स द एंड ऑफ चैप्टर, उनमें से फॉरवर्ड बायस में क्या होता है? एलईडी, यस। तो एलईडी हम फॉरवर्ड बायस में यूज करते हैं। रिवर्स बायस में हम क्या यूज करते हैं बच्चों, याद करो? कौन से डिवाइसेस रिवर्स बायस में यूज होते हैं बच्चों? फोटो डायोड। याद करो, क्यों हम यूज करते थे फोटो डायोड को रिवर्स बायस में? फ्रैक्शनल चेंजेस मोर, राइट? क्योंकि वहां पे हमने करंट डिटेक्ट करना होता था, तो तो क्योंकि करंट है ही इतना कम, तो उसमें थोड़ा सा भी चेंज एकदम से पता चल जाता है। ओके बच्चों, अब मुझे बताओ कि ये जो ब्रेकडाउन वाला रीजन है, ग्राफ को देखकर बताओ मुझे कि यहाँ पे अगर हमें कोई डिवाइस को ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करना है, तो उस डिवाइस का क्या यूज हो सकता होगा? आप बच्चों ये देख रहे हो कि ब्रेकडाउन रीजन में क्या हो रहा है कि आप करंट को जितना मर्जी वेरी कर लो, वोल्टेज कांस्टेंट रह रही है ना? तो इसलिए हम ब्रेकडाउन रीजन में एक डायोड को यूज करते हैं बच्चों एज वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है? कि वो अपने अक्रॉस हमें कांस्टेंट वोल्टेज देगा, ठीक है? तो हमें नेक्स्ट जो पढ़ना है, दैट इज अ जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है? तो व्हेन वी से कि इट इज अ जीनर डायोड, इट ऑटोमेटिकली मींस कि एक ऐसा डायोड कि जिसमें अगर ब्रेकडाउन होगी तो वो जीनर ब्रेकडाउन ही होगी, ठीक है? हमने उसको बनाया इस तरीके से है, डोपिंग उसकी ज्यादा की हुई है ताकि उसमें जीनर ब्रेकडाउन ही हो। तो बच्चों, जीनर डायोड का सर्किट सिंबल जो होता है, इट इज लाइक दिस, ठीक है? हम एक ऐसे ट्रायंगल बना के उसके आगे ऐसे
लाइन लगा देते हैं। एक सेकंड में। हाँ बच्चों, तो तो हम देखते हैं बच्चों कि मतलब इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से ही देखते हैं हम कि कैसे हम एक डायोड को सर्किट के अंदर एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर का मीनिंग क्या हुआ कि आपको उसके अक्रॉस एक कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगी। ठीक है, तो बच्चों ये हम इस टाइप का सर्किट बनाते हैं। तो आप देखो कि हमने एक जीनर डायोड बनाया, उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाई जिसको हमने बोला एज लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, हमें डायोड की ब्रेकडाउन वोल्टेज दी हुई है, मान लो वो 50 वोल्ट है। ठीक है, दिस इज द ब्रेकडाउन वोल्टेज। और इसके आगे हमने एक रेजिस्टेंस लगाई हुई है 5 किलो ओम्स की, और एक हमने वोल्टेज अप्लाई कर दी 120 वोल्ट्स। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है बच्चों, ये तो हम अभी समझेंगे। आपको ये क्लियर हो रहा है कि ये हम किसके अक्रॉस वोल्टेज रेगुलेट कर रहे होंगे? ये जो लोड रेजिस्टेंस है, राइट। तो ये जो जीनर डायोड है, ये इस लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में है, तो वो उसके अक्रॉस वोल्टेज को रेगुलेट करेगा, मतलब कांस्टेंट वोल्टेज रखेगा। ठीक है, अब जो जीनर डायोड का कोई भी क्वेश्चन करने से पहले जो आपको स्टेप वन सबसे पहली चीज चेक करनी है, वो तो ये है कि आपका डायोड रिवर्स बायस में होना चाहिए, है ना। मतलब ये ना, कई बार आपको जान के कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे देते हैं कि डायोड को फॉरवर्ड बायस में लगा दिया, तब तो वो ऑब्वियसली वोल्टेज रेगुलेटर का काम ही नहीं करेगा, है ना। वो काम तो तभी करेगा अगर आपने उसको रिवर्स में लगाया। तो बच्चों आपको ये क्लियर हो रहा है इस फिगर के हिसाब से कि डायोड जो है वो हमारा रिवर्स ब्रेकडाउन में, मतलब रिवर्स बायस में।
तो उसकी एन साइड जो है, वी कैन सी की एन साइड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक है। जो बच्चों सेकंड स्टेप हमने चेक करना है वो ये है कि जो वोल्टेज है डायोड के अक्रॉस, क्या वो ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा है। ठीक है। तो वो भी हम देख सकते हैं कि जो इनपुट वोल्टेज है वो 120 है, ब्रेकडाउन 50 है, तो वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये दोनों स्टेप्स जरूर चेक करने हैं। ठीक है। अगर ये ही नहीं होंगे तब तो हमारा डायोड मतलब वोल्टेज रेगुलेटर का काम ही नहीं करेगा। तो अब बच्चों वंस ये दोनों स्टेप्स आपके कंफर्म हो गए, ठीक है, तो हमें ये पता है कि भाई हमारा जो डायोड है उसके अक्रॉस तो ब्रेकडाउन है, और उसके अक्रॉस एक कांस्टेंट वोल्टेज ही होगी जो कि उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज। हमें डायोड के अक्रॉस वोल्टेज पता चल गई जो कि 50 ही होगी। ठीक है। 50 क्या है, जो उसकी हमें ब्रेकडाउन वोल्टेज गिवन। ओके। अब जैसे ही हमें ये पता चला, हम सर्किट को फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं? एक तो आपको सिंपल यही क्वेश्चन ही आ सकता है कि बताओ भाई कितनी वोल्टेज है डायोड के अक्रॉस या रेजिस्टर के अक्रॉस। और आपको क्या पूछा जा सकता है बच्चों? अ, चलो बच्चों, अब तो आप ही कर सकते हो। अ, आप मुझे बच्चों ये जो तीनों जहां ब्लू एरोज लगे हुए हैं वहां पे करंट्स बताओ क्या क्या होंगे। सबने आंसर करना है ये।
बताओ बच्चों। हुआ बच्चों? तो देखो बच्चों, ये जो आरएल वाली ब्रांच है, हमें पता है कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज 50। तो तो ये आ गया 5 मिली एम्पियर्स, राइट? 50 वोल्ट अपॉन 10 किलो ohms, दिस गिव्स यू 5 मिली एम्पियर्स। अब बच्चों, आप जो सबसे आउटर लूप बन रहा है उसके अक्रॉस किरचॉफ लिखो। क्या बन गया देखो, 120 माइनस 5 किलो ohms इंटू आई माइनस आर एल के अक्रॉस तो हमें पता ही है कि 50 है, इज इक्वल टू 0, है ना? तो यहां से आई क्या आ गया बताओ? 14 मिली एम्पियर्स, राइट? तो ये आ गया आपका 14, आगे आपका 5 जा रहा है, और इधर कितना जाएगा? 9 मिली एम्पियर्स। तो ये जो भी हमने इंफॉर्मेशन निकाली है, ये कुछ भी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है? तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज बच्चों, मुझे ध्यान से सोच के बताओ। मान लो मैं यहाँ पे 120 की जगह वोल्टेज को 160 कर देता, ठीक है? तो आर एल के अक्रॉस जो करंट जा रहा है, जो कि अभी 5 जा रहा है, क्या उसमें कोई फर्क आता? सभी लोग आंसर करो भाई।
निम्रत, मुस्कान, आंसर करो भाई। अक्षता। अच्छा ये बताओ कि अगर 120 से 160 कर देंगे हम, तो क्या तो भी डायोड जो है वो ब्रेक डाउन में ही रहेगा? डायोड ब्रेक डाउन में ही रहेगा, है ना? डायोड ब्रेक डाउन में ही रहेगा तो वो अपने अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 50 ही रखेगा। ठीक है ना? तो होगा क्या कि वो रेजिस्टर के अक्रॉस अगर उसको 50 रखनी है तो उसके अक्रॉस तो करंट यही 5 ही जाएगा। अब जितना भी एक्सेस करंट है वो सारे का सारा डायोड के थ्रू पास कर जाएगा। ठीक है? अगर मैं आपको बच्चों लिख के दिखाऊं, मैं ग्रीन से लिख रहा हूं कि मान लो हम इस वोल्टेज को 120 की जगह 160 कर देते, तो ये वाली ब्रांच में करंट स्टिल 5 मिली एम्पेयर ही जाता। अब हम पूरे आउटर में किरचॉफ अगर लिखें तो वो बन जाती वही सेम, 160 माइनस 5 किलो ओम इंटू आई डैश माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो वी कैन सी कि जो करंट आएगा अब वो कितना आ रहा है, 22 आ जाएगा। तो फिर इस ब्रांच में 17 जाएगा। तो मतलब डायोड अपने अक्रॉस करंट चेंज करवा लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वो आरएल के अक्रॉस वही कांस्टेंट 5 मिली एम्पेयर्स करंट ही जाने देगा ताकि उसके अक्रॉस वोल्टेज 50 रहे। ये बात समझ आई बच्चों? क्लियर हो गया बच्चों? ओके। तो ये बच्चों इस टाइप के आपके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, रिलेटेड टू जीनर डायोड। और एक और चीज बच्चों आप यहाँ पे याद रख सकते हो कि ये जो आर हमने लगाया है 5 किलो ओम्स, ठीक है, उसका क्या काम है? टू रिड्यूस द करंट थ्रू द डायोड। अगर हम उसको ना लगाते तो क्या होता है कि डायोड के थ्रू करंट ज्यादा हो जाता। ठीक है, याद है? बच्चों और किस डिवाइस में हम ऐसी रेजिस्टेंस लगाते थे इसी चैप्टर में? और उसकी भी रीजनिंग हमने यही दी थी, टू रिड्यूस करंट हम एक रेजिस्टर लगाते हैं, याद करो। नो। बच्चों एलईडी,
याद करो, एलईडी में हम स्पेसिफिकली बात करते हैं कि एलईडी में हम सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं टू रिड्यूस करंट। याद आया? बच्चों याद आया? ओके। इस चैप्टर का बच्चों जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज लॉजिक गेट्स। बच्चों ये बहुत ही सिंपल और स्कोरिंग पार्ट है, ठीक है? मतलब बिल्कुल ही बोनस क्वेश्चन है ये अगर लॉजिक गेट का आ जाए। तो बच्चों सिंपल लैंग्वेज में गेट का मतलब क्या होता है? गेट क्या करेगा बताओ? गेट इज यूज्ड टू कंट्रोल एंट्री और एग्जिट, करेक्ट? तो यहां पर भी हम जिसको लॉजिक गेट कहते हैं उसका काम होता है कि एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करना। बट हम पर्टिकुलरली किसके एंट्री और एग्जिट की बात कर रहे होंगे? करंट की, ठीक है? तो जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं एज सिग्नल, ठीक है? तो लॉजिक गेट जो होता है उसका काम होता है कि सिग्नल को कंट्रोल करना, ठीक है जी? तो ये बेसिकली जो डिवाइस होता है, जो लॉजिक गेट होता है, वो मतलब सेमीकंडक्टर्स, डायोड्स एटसेट्रा की हेल्प से बनाया जाता है। हमें उसकी वर्किंग नहीं समझनी होती, हमें समझना होता है कि मतलब उससे होता क्या है, ठीक है? तो इसको समझने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें ब्रीफली ये समझना है डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल। आपको ख्याल होगा ये थोड़ी सी बात हमने की थी इन एसी सर्किट्स, जब हम वो क्यू फैक्टर पढ़ रहे थे, ठीक है? सिग्नल का मतलब है करंट और कुछ नहीं, ठीक है? तो याद करो बच्चों, एनालॉग डिजिटल क्या होता है? एनालॉग इज समथिंग जिसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज करती है, ठीक है? तो जैसे अगर मैं नॉर्मल एसी में अगर मैं करंट का ग्राफ बनाऊं तो वो ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू कंटिन्यूअसली टाइम के साथ वेरी कर रही है, ठीक है? तो ये सिग्नल होता है एनालॉग, जहां पे टाइम के साथ कंटिन्यूअसली वैल्यू चेंज कर रही है। डिजिटल होता है बच्चों एक ऐसा सिग्नल जो सिर्फ दो वैल्यूज ले सकता है, ठीक है? मतलब समथिंग लाइक दिस, जो आपने कुछ क्वेश्चंस में भी देखा था, लाइक दिस। तो बच्चों आपको इन दोनों ग्राफ्स में फर्क समझ आ रहा है? पहले ग्राफ में आपको कभी करंट की वैल्यू जीरो मिलेगी, जीरो से बढ़ती बढ़ती कुछ पीक वैल्यू मिल गई, फिर जीरो हुई, फिर नेगेटिव में चली गई एंड सो ऑन। ये एनालॉग होता है। डिजिटल में बच्चों आपको करंट की, आप देखो, दो ही वैल्यूज मिल रही हैं, है ना? एक पीक वैल्यू और एक मिनिमम वैल्यू, इसके अलावा और कोई वैल्यू ही नहीं मिल रही। तो हम कहते हैं कि भाई डिजिटल सिग्नल में दो ही वैल्यूज होती हैं, एक लो वैल्यू और एक हाई वैल्यू, ठीक है? हम लो वैल्यू को कहते हैं बच्चों जीरो, हाई वैल्यू को कहते हैं वन। ये ध्यान रखो, मैंने ये नहीं कहा कि एक वैल्यू जीरो है और एक वैल्यू वन है। मतलब जीरो और वन जो है वो वैल्यूज नहीं है बच्चों, वो नोटेशन है, ठीक है? कि बस लोअर को हम जीरो बोल देते हैं, हायर को हम वन बोल देते हैं, क्योंकि वहां वैल्यूज ही दो होती हैं।
ठीक है, इट इज जस्ट लाइक सेइंग कि जैसे डायोड की एक साइड को हम पी साइड कहते हैं और एक को एन कहते हैं। पी का मतलब होता है पॉजिटिव, एन मतलब नेगेटिव। अब वो कितनी भी पॉजिटिव हो सकती है, कितनी भी नेगेटिव हो सकती है, राइट। बिल्कुल ऐसे ही हम यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई सिग्नल में दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, दो ही, एक ज्यादा वाली और एक कम वाली। तो बस हम ज्यादा वाली को 1 बोल देते हैं और कम वाली को 0 बोल देते हैं। आया समझ बच्चों? तो ये जो बच्चों लॉजिक गेट्स होते हैं, दे आर यूज्ड फॉर डिजिटल सिग्नल्स। मतलब वो डिजिटल सिग्नल्स को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, कैसे यूज करते हैं हमें अभी समझ आएगा। तो बच्चों जो बेसिकली अलग अलग टाइप्स के गेट होंगे बच्चों, वो अलग अलग टाइप से हमारे सिग्नल को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो मतलब इट इज जस्ट लाइक सेइंग कि भाई अगर आप सिंपल सी बात करो, आप एक मॉल में जा रहे हो तो मॉल में देर आर डिफरेंट गेट्स, राइट। कोई गेट हो सकता है जो सिर्फ मेन के लिए हो, कोई गेट हो सकता है जो सिर्फ वुमेन के लिए हो, कोई गेट हो सकता है जिससे आप सिर्फ एंटर कर सकते हो, कोई गेट है जिससे आप सिर्फ एग्जिट कर सकते हो, राइट। तो डिफरेंट गेट्स डिफरेंट टाइप से कंट्रोल कर रहे हैं एंट्री एग्जिट को। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे डिफरेंट गेट्स डिफरेंट टाइप से आपके सिग्नल को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, जैसे मैं बताऊंगा आपको उससे क्लियर होगा। जो बच्चों फर्स्ट टाइप ऑफ गेट होता है उसको हम कहते हैं एज एंड गेट। ठीक है, एंड गेट देखो बच्चों क्या करता है। एंड गेट का सिंबल होता है बच्चों इस तरीके से। ये मतलब जो डी टाइप्स है, इसके दो इनपुट्स हैं ए एंड बी, और एक आउटपुट है वाई। ठीक है, तो इस गेट के अंदर क्या है, वी आर नॉट बॉदर्ड। ठीक है, इसके दो इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है। तो बच्चों एंड गेट का मतलब ये होता है, एंड, ठीक है, मतलब ये ऐसा गेट है कि हमें ये आउटपुट तभी देगा अगर इसके दोनों इनपुट्स पे आप करंट दोगे। ठीक है, कि अगर उसको ए और बी दोनों से इनपुट मिल रहा होगा तभी वो आउटपुट देगा, नहीं तो वो आउटपुट नहीं देगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं बच्चों? इसको हम लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रुथ टेबल, कि एक गेट किस इनपुट पे क्या आउटपुट दे रहा है उसको हम लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल में बच्चों हमारे 3 कॉलम्स बन जाएंगे। एक कॉलम है ए का, एक कॉलम है बी का, और एक कॉलम है वाई का। ठीक है, तो एंड ऑपरेशन को बच्चों हम ऐसे भी लिखते हैं एज ए डॉट बी। ठीक है, इसका मतलब भी यही होता है एंड ऑपरेशन। तो जैसा मैंने अभी आपको बोला कि हमें आउटपुट मतलब हमें y पे कुछ वैल्यू तब मिलेगी जब a और b दोनों पे कुछ वैल्यूज होंगी। इसको देखो हम टेबल में कैसे लिखेंगे कि भाई अगर आपने a और b दोनों पे 0 दिया तो y पे 0 ही मिलेगा। ठीक है, अगर आपने a पे 0 b पे 1 दिया तो भी y पे 0 मिलेगा। ठीक है, a पे 0 b पे 1 का क्या मतलब हुआ, a पे कुछ नहीं दिया सिर्फ b पे दिया तो भी आपको y पे कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही अगर आपने a पे 1 दे दिया b पे 0 दे दिया तो भी आपको y पे कुछ नहीं मिलेगा। बट हाँ, अगर आपने दोनों पे
सिग्नल दे दिया 1 1, तो आपको y पे 1 मिल जाएगा। हाँ, 0 मतलब लो वैल्यू, 1 मतलब हाई वैल्यू। तो बच्चों आपको क्या क्या पता होना चाहिए? आपको एंड गेट का ये सिंबल पता होना चाहिए, आपको इसकी मैथमेटिकल नोटेशन पता होनी चाहिए कि a डॉट b का मतलब भी एंड गेट ही होता है, और आपको ऐसे ट्रुथ टेबल बनाना आना चाहिए। ठीक है, एंड लॉजिकली तो आप समझ ही गए हो कि एंड गेट का क्या मीनिंग हो गया, कि बस एक ऐसा गेट जो तब काम करेगा जब आपको दोनों इनपुट्स पे आपने 1 दिए। इसको बच्चों आप प्रैक्टिकली कैसे सोच सकते हो? देखो, अगर हम एक इस टाइप का सर्किट बनाए, सोचो कि एक बैटरी है और आपने उसमें 2 स्विचेस लगा दिए। ठीक है, बल्ब लगा हुआ है। तो इन दिस केस डू यू रियलाइज कि जो आपका बल्ब है वो तभी चलेगा अगर आपकी ए और बी दोनों स्विचेस बंद होंगे, है ना? इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो कि भाई जैसे आपको अपने रूम का पंखा चलाना है, तो आपके रूम का पंखा चलाने के लिए जो आपके रूम के अंदर स्विच है पंखे का, आपको उसको भी ऑन करना पड़ेगा, और एक जो उसका एमसीबी होता है, जो मेन बोर्ड होता है, वहां पे भी वो एमसीबी ऑन होना चाहिए, तभी फैन चलेगा, है ना? तो दिस इज अ टाइप ऑफ, मतलब बस प्रैक्टिकली सोचने का तरीका है कि हाँ भाई ये एंड गेट है। बच्चों ये बात समझ आई? नेक्स्ट होता है बच्चों और गेट। ठीक है, और जैसे कि हमें नाम से समझ आ रहा है कि और तब भी काम कर लेगा जब आपको किसी एक जगह भी सिग्नल मिल गया ए और बी में से। ठीक है, तो और गेट का बच्चों सर्किट सिंबल होता है लाइक दिस। यहां पर भी 2 इनपुट्स हैं, एक आउटपुट है, बट वो डी टाइप्स था शेप, ये इस तरीके की शेप है। बच्चों इसकी मैथमेटिकल नोटेशन होती है y इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, तो यहां पर भी हम ऐसे ही ट्रुथ टेबल बनाएंगे, a b और y का। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया और जैसे कि हमें नाम से भी समझ आ रहा है, हमें यहाँ पे आउटपुट तब मिल जाएगी जब हम ए और बी में से किसी भी एक जगह पे सिग्नल दे देंगे। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो बच्चों, ट्रुथ टेबल इस तरह बन जाएगा, A1 B0 तो भी y पे 1 मिल गया, A0 B1 तो भी y पे 1 मिल गया। हाँ, अगर दोनों 0 होंगे तो y पे 0 मिलेगा, और अगर दोनों 1 है
तो भी 1 मिल जाएगा। करेक्ट। तो बच्चों आप इनको थोड़ा सा मैथमेटिकली भी सोच सकते हो कि जैसे A डॉट बी इट इज लाइक प्रोडक्ट, है ना। तो आप समझ सकते हो कि 0 × 0 0 है, 0 × 1 भी 0 है, 1 × 1 1 हो गया। ऐसे ही यहाँ प्लस है, तो बस यहाँ पे जो मतलब आपको कंफ्यूजन होगी वो आखिरी केस में हो जाएगी कि 1 + 1 अगर है तो 2 हो गया। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि 2 का मतलब भी बस हाई वैल्यू ही है, तो उसको भी डिनोट तो 1 से ही करना है हमें, राइट। मतलब यहाँ वैल्यूज तो 2 ही हो सकती हैं, 0 और 1, और कुछ तो हो ही नहीं सकती। सी, बस मतलब आप ये समझो कि यहाँ पे हमें पर्टिकुलर वैल्यू से नहीं मतलब होता, राइट। हम यहाँ पे दो ही सिचुएशंस मानते हैं, एक की बस कुछ आ रहा है और एक की कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। अगर कुछ आ रहा है तो उसमें कोई डिमार्केशन नहीं होती कि वो कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है। मैंने डीसी से नहीं बताया था। मैंने मैंने उसको डीसी नहीं बोला था, मैंने सिर्फ ये कहा था कि यहाँ पे कि बस दो ही वैल्यूज हैं, तो इसलिए इसको हम डिजिटल सिग्नल कहते हैं। तो मतलब जहां पे सिर्फ दो वैल्यूज हैं दैट इज डिजिटल, जहां पे मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं उसको एनालॉग कहते हैं। मतलब यस, मतलब एसी इज एनालॉग, बट दैट डज नॉट मीन कि मतलब सिर्फ वही है, और भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं एनालॉग। तो ऑड गेट को बच्चों अगर प्रैक्टिकली सोचना हो तो इट इज समथिंग लाइक दिस। आप ये देख सकते हो कि बच्चों इस सर्किट में हम अगर कोई भी एक की बंद करेंगे, ए या बी में से, तो बल्ब ग्लो कर जाएगा, राइट बच्चों, क्लियर। जो बच्चों तीसरा टाइप का गेट होता है उसको हम कहते हैं नॉट गेट, ठीक है। नॉट गेट का सर्किट सिंबल होता है लाइक दिस, ये एक ट्राइंगल बना होता है, उसके आगे एक छोटा सा सर्कल। तो इसमें बच्चों एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। नॉट गेट का काम होता है सिग्नल को उल्टा कर देना, ठीक है। कि अगर हाई है तो उसको लो में कन्वर्ट कर देना, लो है तो उसको हाई में कन्वर्ट कर देना। तो इसके ट्रुथ टेबल में बस
तो इसके ट्रुथ टेबल में दो ही वैल्यूज होती हैं कि बस 0 का 1, 1 का 0। ठीक है, और इसको मैथमेटिकली हम कैसे डिनोट करते हैं? ए बार। तो ये बच्चों तीनों गेट समझ आ रहे हैं, क्या क्या करेंगे? तो बच्चों यही तीन फंडामेंटल गेट्स होते हैं। ठीक है, बाकी जो हम गेट्स बनाते हैं वो इनके कॉम्बिनेशन से बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे द फर्स्ट सच केस इज नॉर गेट। तो नॉर गेट जैसा कि नाम से लग रहा है, दिस इज और गेट प्लस नॉट गेट। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम दो गेट्स लगा देते हैं, पहले और गेट लगाया और उसके आगे नॉट गेट लगा दिया, जिसका कंबाइंड सिग्नल ऐसे राइट वाला बन जाता है। तो बच्चों बहुत ध्यान रखना है, आपको दिख रहा है कि अगर जो सिर्फ और गेट है और जो नॉर गेट है उसमें क्या फर्क है? ना वो एक सर्कल है बाद में। तो बेसिकली ये गेट क्या करेगा, पहले तो और कर देगा, फिर उसका उल्टा कर देगा, उसका नॉट कर देगा। इसको बच्चों मैथमेटिकली कैसे शो करते हैं? देखो, ए प्लस बी किया और हो गया, फिर उसका नॉट, तो उसके ऊपर बार लगा दिया। समझ गए? चलो एक बार खुद से इसका ट्रुथ टेबल बनाने की कोशिश करो। तो बस क्या करना है, सिंपल, जो ए प्लस बी का बनेगा उसका उल्टा कर देना है ना। तो 0 0 पे वैसे 0 बनना था, यहाँ उसका उल्टा हो गया, 1 हो गया। 0 1 पे 1 बनना था, उसका उल्टा 0 हो गया। सिमिलरली 0 1 पे, और ऐसे ही 1 1 पे आइडियली 1 बनना था, उसका उल्टा हो गया तो 0 हो गया, है ना। बच्चों इसको ना यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं, नॉर गेट को, क्योंकि इसकी हेल्प से और हर टाइप का गेट बनाया जा सकता है। ठीक है, मतलब वो कैसे बनता है वो हमें नहीं करना होता, बस हमें पता होना चाहिए कि
इससे बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ऐसे ही अगला केस हो गया नैंड गेट। ठीक है, नैंड गेट हो गया एंड गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन। इसकी मैथमेटिकल नोटेशन हो गई ए डॉट बी और उसके ऊपर बार। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है बच्चों, आप उसके हिसाब से, आई थिंक सबको अब क्लियर हो गया है। मुझे खुद से ही इसका सर्किट सिंबल भी बना के दिखाओ और इसका ट्रुथ टेबल भी बनाओ।
हाँ बच्चों, अच्छा मैं म्यूट था मैं देखा नहीं। हाँ दोबारा सुनो। तो ये जो बच्चों गेट है, दो टाइप के गेट्स और होते हैं बच्चों। वन इज एक्सओआर गेट, इसका मतलब होता है एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक है। और अगर इसके आगे वही हम सर्कल लगा देंगे तो ये बन जाएगा एक्स एन ओ आर, इसका मतलब हो गया एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ठीक है। तो इसके ट्रुथ टेबल को देखो बच्चों और समझो कि हम इसको क्यों कह रहे हैं एक्सक्लूसिव और गेट। इसका स्टैंडर्ड और गेट से क्या डिफरेंस है देखो, कि ये वाला गेट आउटपुट सिर्फ तब देगा अगर आपका एग्जैक्टली एक ही जगह इनपुट है। ठीक है। जो आपका नॉर्मल और गेट है वो तो तब इनपुट दे देता है अगर किसी एक पे हो या दोनों पे हो, वो तो भी दे देता है। ये अगर दोनों पे इनपुट होगा तो नहीं आउटपुट देगा, ये सिर्फ तभी देगा अगर एक पे ही होगा। समझ गए बच्चों? और बस एक्सक्लूसिव नॉर में क्या हो जाएगा, बस यही जो आउटपुट आई उसका नॉट हो गया। ये बात बच्चों क्लियर हो गई सबको? ओके। तो बच्चों ये ना अपने होमवर्क में 0 1 वाला जो लॉजिक गेट वाले क्वेश्चंस है वो करने हैं। ठीक है। मैं ये नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूंगा। लॉजिक गेट वाले भी और जीनर वाले भी, वो आपको मतलब बेसिकली वो पहले छुड़वाए हुए होंगे, वो आपको मिल जाएंगे। ये कर लेना, मैं नेक्स्ट टाइम इसको डिस्कस करूंगा। ठीक है। ये टेस्ट में भी आपके आएंगे। एक लास्ट चीज बच्चों जो आपको पता होनी चाहिए इसमें लॉजिक गेट्स में, वो एक बार देख लो। बच्चों ये है कि आपको ना ये पता होना चाहिए कि बस ये जो गेट्स हैं वो असली में बने कैसे होते हैं, मतलब वो उसको याद रखना होता है हमें। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो ये वाला बच्चों फिगर, ये जो राइट साइड पे बना हुआ है, और गेट को बनाने का तरीका ये होता है। ठीक है। हमें इसकी वर्किंग नहीं समझनी होती, बस हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे ऐसे दो डायोड्स हमने पैरेलल में लगाए होते हैं। अ, और मतलब उन डायोड्स की जो पी साइड है वो इनपुट्स की तरफ है। मतलब आपको कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ये फिगर बना के कि आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ ये कौन सा गेट है। तो वर्किंग से निकालने में बहुत टाइम लग जाता है, उतना हम कर नहीं सकते, तो हमें एनीवेज ये फिगर याद ही रखना पड़ता है। तो ये फिगर है आपका और गेट का बच्चों। ठीक है। एंड गेट का भी फिगर बिल्कुल ऐसा ही है, सिर्फ एक फर्क है कि वो जो डायोड्स हैं, आप देखो कि वो डायोड्स उल्टे हो गए। दिख रहा है बच्चों ये जो फिगर है राइट पे? तो बस ये डिफरेंस है और एंड में। ठीक है। और में डायोड्स की पी साइड जो है वो इनपुट्स की तरफ है, यहाँ पे उल्टा है। ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे याद रख सकते हो, एंड मतलब एन आ रहा है ना, तो एन साइड है इनपुट्स की तरफ।
और जो तीसरा है बच्चों नॉट गेट, नॉट गेट का ये फिगर होता है। तो इसमें एक्चुअली ट्रांजिस्टर यूज होता है, तो ऑल्दो वी डोंट इवन नो कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, बट स्टिल ये फिगर तो हम याद रख सकते हैं, है ना। नहीं तो सीधा ही है बस कि एंड और जो हैं वो तो डायोड्स वाले हैं, जो ये अजीब सा केस है वो नॉट गेट है। ठीक है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आ सकती आपको कि वो कुछ अजीब सा बना के आपसे पूछ लें कि भाई बताओ कि ये कौन सा गेट है, राइट। तो बाकी तो इनको ही मिला के ही बनने हैं। जैसे नॉर गेट है तो उसमें क्या होगा, अगर उसका जो अगर हम फिगर बनाएंगे भी तो वो तो बेसिकली क्या होगा, वही वाले फिगर के आगे, वो डायोड्स वाले फिगर के आगे अगर हम ये वाला फिगर लगा देंगे तो वो नॉर गेट बन जाएगा, है ना। तो उसमें अलग से कुछ नहीं याद रखना हमें, राइट बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर ये वाले क्वेश्चंस भी और जो शीट है वो मैं डिस्कस करूंगा। ओके, इसमें जो पार्ट बच्चों अभी भी बचा हुआ है दैट इज ट्रांजिस्टर्स, वो हम नहीं कर रहे अभी। उसका क्या चक्कर है, मतलब ट्रांजिस्टर्स की इटसेल्फ बहुत थ्योरी है, ठीक है। और ट्रांजिस्टर तो मतलब पिछले साल ही सीबीएसई के सिलेबस से कट गया था। तो ऑल्दो डायरेक्टली नीट के सिलेबस से नहीं कटा है, ठीक है, बट जैसे पिछले साल भी कोई क्वेश्चन नहीं आया था ट्रांजिस्टर के बेसिस पे, उसके पिछले साल तक आते थे क्योंकि तब सिलेबस में था सीबीएसई के। तो इस साल तो हमारे पास वैसे भी एक्स्ट्रा ऑप्शन है ही, हमें पता ही है कि चॉइस, तो वो ट्रांजिस्टर की पूरी थ्योरी पढ़ना मतलब वर्थ इट नहीं, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड सी थ्योरी है। ठीक है, चलो, ओके बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।